नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लगातार क्लासेस ले रहे हैं संविधान से जुड़ के और अर्थशास्त्र की, ठीक है। आज हम एक श्रृंखला और जारी करते हैं, वह है हिंदी की। सामान्य हिंदी व व्याकरण का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, आगामी परीक्षाएं जैसे एसआई है, पटवार है, ठीक है, अन्य ऐसी परीक्षा है जिसमें ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि ये क्लासेस आपको कुछ महत्वपूर्ण लगे या कुछ समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी है क्या? हिंदी क्या है? एक भाषा जो हमारी मातृभाषा भी कही जाती है। संविधान में प्रावधान भी दिया है कि हिंदी क्या है? हमारी एक मातृभाषा। हिंदी का जो उद्गम हुआ है लगभग 1050 विक्रम संवत, ठीक है। इसका उद्गम क्या है? 1050 विक्रम संवत, ठीक है। अब चलते आइए है भाषा। भाषा शब्द क्या है? भाषा कहाँ से? क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं परीक्षाओं में कि भाषा जो है, ठीक है, या हिंदी भाषा जो है क्या होती है या इसका विकास कहाँ से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा है क्या। तो भाषा किस शब्द से मिलकर बना है? भाषा शब्द बना है भाष धातु से। भाषा शब्द जो बना हुआ है भाष धातु से। और ये धातु है क्या? धातु मूल भाषा। अगर बात करेंगे मूल भाषा तो हमारे दिमाग में क्या आता है? संस्कृत, क्योंकि हमारी मूल भाषा ही क्या है? संस्कृत। तो जो हमारी संस्कृत जो मूल भाषा है उसका एक शब्द है धातु, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसी धातु को बोलते हैं क्रिया। क्रिया समझ में आ रहा है ना आपको? क्रिया क्या होती है? चलना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया का रूप ही संस्कृत भाषा में क्या है? धातु। धातु का अर्थ क्या होता है? धातु का अर्थ तो समझ आया। धातु का अर्थ ही क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिया, ठीक है। जो क्रिया है जैसे चलना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और ये क्रिया कैसे बोलते हैं? हिंदी भाषा में। और मूल भाषा जो संस्कृत है, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? धातु, ठीक है। अब बात करते हैं भाष शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? भाष शब्द का अर्थ, ठीक है। देखिए आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ये रटन शिक्षा बिल्कुल नहीं है, ये समझने वाली प्रक्रिया। हमारी नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान भी दिया है कि जो हमारी रटन शिक्षा है उसको समाप्त करके समझने की कोशिश करें। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। हम रटेंगे तो हमारी वो कुछ चीजें सिर्फ कुछ समय तक ही हमें हमारे दिमाग में रहेंगी, इसलिए हमें इसको क्या करना है? समझना है अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीपली लेके चलती हूँ। इसका अर्थ समझेंगे। भाष शब्द का अर्थ होता क्या है? भाष शब्द का अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना, ठीक है। विचारों को प्रकट करना। विचार, विचार शब्द जो है क्या? विचार क्या है? ये
विचार तो ऐसे नॉर्मली भाषा में आप लोग जानते हैं विचार, लेकिन विचार एक्चुअली में है क्या, किसे कहते हैं विचार? तो विचार कहते हैं मनुष्य के मन की आध्यात्मक इकाई। मनुष्य की क्या है? आध्यात्मक इकाई। मन की आध्यात्मक इकाई है। मन में जो हमारे विचार विमर्श होते हैं, भाव आते हैं, वो किस प्रकार आते हैं? आध्यात्मक। अब आध्यात्मक जो शब्द है, इससे आपको परिचय कराते कि आध्यात्मक है क्या। देखिए इसके ये 3 रूपों से, ये 3 पद से मिलकर बना है, आ, ध्वनि और आत्मा। ठीक है, जो ये आध्यात्मक शब्द है 3 पद से मिलकर बना है। आ का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, किसी भी शब्द के आगे आ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? नहीं। आ का अर्थ होता है नहीं और ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, और आत्मक का अर्थ होता है स्वरूप। स्वरूप, इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि मनुष्य के मन की जो ध्वन्यात्मक इकाई है वो क्या है? विचार। यानी हमारे जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, वो उनमें कोई आवाज नहीं होती है, उनमें कोई आवाज का स्वरूप होता ही नहीं है। ठीक है, और वही जिस माध्यम से या जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों को या बोले विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, वही क्या है? भाषा। वही क्या है? हमारी भाषा। विचार समझ में आया? विचार क्या है? मनुष्य के मन की आध्यात्मक इकाई है, जिसमें कोई आवाज नहीं होती है। हमारे जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो आंतरिक मन के होते हैं, उनमें कोई आवाज नहीं होती है। उसी दौरान जिस माध्यम से या जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं, वही क्या है? भाषा। वही हमारी क्या हो जाती है? भाषा। हम किसी से अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं, या किसी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करना, किस ढंग से बातचीत कर रहे हैं, वही क्या है? हमारी भाषा होती है। ठीक है, अब भाषा को, भाषा में देखिए, भाषा में व्यक्ति एक भी हो सकता है, या फिर व्यक्ति एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक से अधिक भी हो सकते हैं। यानी हम अपने जब विचार प्रकट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, जिस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं किसी अपने बात को, तो उसमें एक व्यक्ति से अधिक भी हो सकते हैं। यानी एक जो बोलने वाला है वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, और जो सुनने वाला है वो एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे रेडियो संचार, रेडियो संचार में वक्ता जो होता है वो एक होता है, सुनने वाले अधिक होते हैं। और जो कोई नेता होता है, ठीक है, वो सभा को संबोधित करता है, तो बोलने वाला वो वक्ता एक होता है और सुनने वाले अधिक होते हैं। इसी प्रकार जो भाषा है, उस भाषा के समूह में या भाषा में विचारों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान में व्यक्ति एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। विचारों का
आदान प्रदान करते समय व्यक्ति एक भी हो सकता है तथा एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसको और समझेंगे। जैसे ए और बी, ठीक है। ए अपनी बात को बी तक जिस माध्यम से पहुंचाता है, जिस प्रकार पहुंचाता है, वह क्या होता है? साधन, ठीक है। ए अपनी बात को कहता है बी से, जिस माध्यम से कहता है वह होता है साधन। और साधन क्या है? वही साधन क्या है? भाषा। ए अपने विचार बी से करता है, बी से विमर्श करता है, तो किस रूप में करता है? भाषा। वही साधन क्या है? भाषा। अब भाषा एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है। भाषा विचारों का आदान प्रदान है। या भाषा जो है एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा इसकी किस प्रकार बनेगी? परिभाषा किस प्रकार बनेगी इसकी? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान, ठीक है। इसके ना पर्यायवाची भी दिए जा सकते हैं। आदान प्रदान या विचार विमर्श भी आ सकता है, ठीक है। विचार विनिमय भी दिया जा सकता है। विचार विनिमय, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही शब्द दिए जाए कि विचारों का आदान प्रदान। विचार विमर्श भी दिया जा सकता है, विचार विनिमय दिया जा सकता है। ये सब क्या है? पर्यायवाची है। तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, कोई एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्ति का समूह हो सकता है, को किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के समूह है। यानी जो एक वक्ता है वो अपनी बात, या एक कोई समूह है व्यक्ति का, वो अपनी बातों को अन्य व्यक्ति या व्यक्ति के समूह तक पहुंचाना, जिस माध्यम के द्वारा पहुंचाता है, वही क्या है? भाषा। करता है, वही क्या है? भाषा। मैं समझ में ये परिभाषा पूछी भी जा सकती है। इतना जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो वो है कि भाषा जो है, भाषा हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में, वह एक तो है कि भाषा किस शब्द का रूप है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखिए भाषा से रिलेटेड दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी भाषा
शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अभी आपको बताया है भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन है भाषा कहते किसे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है भाषा किसे कहते हैं। भाषा का जो परिभाषा है आपको बताया है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, वही क्या है हमारी भाषा। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं हैं क्या। पढ़ेंगे आगे भाषा की विशेषताएं की विशेषताएं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं देखते हैं। भाषा की विशेषताएं नंबर 1, पहली जो विशेषता है वह है यह क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति का अर्थ क्या होता है। अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति का अर्थ क्या है। भाषा अर्जित संपत्ति कैसे है। तो भाषा है, देखिए कोई शिशु होता है, कोई बच्चा है, ठीक है, बचपन में वो क्या करता है, दूसरों को देखता है कि किस प्रकार वह बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसका वह क्या करता है, अनुकरण करता है। बच्चा क्या करता है, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ क्या है, के जैसा। ठीक है, जो सामने वाला बोल रहा है उसको कैच करके क्या बोल रहा है, वह क्या होता है, अनुकरण। सीखता है, क्या करता है, सीखता है। और कहाँ सीखता है, समाज में रह के सीखता है। अर्जित संपत्ति, हम बचपन से ही इसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, कुछ कुछ शब्द बोल पाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज में बड़ा होता है, वह क्या बड़े बड़े वाक्य बोलने लगता है। उसी प्रकार वाक्य से क्या बन जाता है, उसकी वो भाषा, भाषा तैयार हो जाती है, वो भाषा बन जाती है। ठीक है, यह क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। वह जो बच्चा है वो कहाँ अर्जित करता है भाषा को, समाज में रह के। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट बनता है विशेषता का, वह क्या है, यह क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अभी जैसे बताए हम समाज में रह के ही तो भाषा सीखते हैं। एक यह है अर्जित संपत्ति है और एक ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। और तीसरा जो है, तीसरा और जो चौथा हमारा विशेषता है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, यह एक, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। जो हमारी भाषा है इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप से मतलब क्या है बताते हैं, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। जो तीसरा और चौथा है वो एक दूसरे से क्या है, संबंध रखते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यह अंतिम स्वरूप नहीं है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। अगर भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, ठीक है, तो भाषा क्या है, सिर्फ जो हमारी पाली भाषा है, जैसे अपभ्रंश भाषा है हमारी, सिर्फ केवल वही भाषा रहती। लेकिन उन्हीं भाषाओं में से हमारी क्या निकली, हिंदी भाषा। ठीक है, अगर ये इसका अंतिम स्वरूप होता तो वो भाषा वहीं जाके रुक जाती, लेकिन इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिवर्तनशील है। इसलिए चौथा पॉइंट है, चौथी विशेषता है वो क्या है, यह परिवर्तनशील है, यह बदलती रहती है। ठीक है,
उसका उद्गम होता गया है। पहले पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा से क्या आई है, हमारी हिंदी भाषा। इसको भी आगे आपको बताएंगे। चौथी विशेषता क्या होगी इसकी, यह क्या है, परिवर्तनशील है। इसका जो पांचवा पॉइंट है, पांचवी विशेषता है कि इसका एक मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप, देखिए भाषा कोई भी हो, अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, सब भाषाओं का एक अपना क्या होता है, मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप मतलब एक लिपि होती है, हर भाषा की क्या होती है, एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की क्या है, देवनागरी। हमारी देवनागरी जो हमारी लिपि है उसमें हमारे मानक स्वरूप दिए गए हैं, यानी व्याकरण। जैसे हमारी हिंदी की जो व्याकरण है उसमें लिखा गया कि किस शब्द को किस तरह से लिखना है, किस वर्ण को किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है। यही तो क्या है, मानक स्वरूप। हमें शब्दों को अर्थ और जो वर्ण है और जो वाक्य है उनको किस ढंग से बोलना है, किस तरीके से बोलना है, उन्हीं सबका ज्ञान होता है मानक स्वरूप। और हर भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, हर एक भाषा का लिपि होती है। मानक स्वरूप समझ में आ गया। छठवीं जो विशेषता है वह है भाषा सरल से कठिन की ओर जाती है। भाषा क्या है, जो भाषा है कठिन से सरल की ओर जाती है। कैसे भाषा कठिन से सरल की ओर, कठिन कैसे, अभी मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। अब जैसे आगे पढ़ाऊंगी समास, छंद, अलंकार, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपके लिए वो क्या हो गई है, कठिन भाषा। फिर आगे मैं आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी और विस्तार से बताऊंगी, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में सीख चुके हैं। यानी जो अभी हमारे लिए भाषा या जो विषय नया नया है वो हमें क्या लगता है, कठिन। भाषा क्या है, कठिन। जब उसको हम सीख जाते हैं वो फिर हमें क्या लगने लगती है, सरल। इसलिए इसमें प्रावधान दिया है कि भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। है ठीक है, भाषा की विशेषताएं। ठीक है, आपने अभी तक इस लेक्चर में भाषा की विशेषताएं पढ़ी हैं, भाषा का अर्थ समझा है, विचार का अर्थ समझा है। जितना आज आपने टॉपिक पढ़ा है, आशा करती हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत इसका ज्ञान हुआ होगा। अगले क्लास में हम इसको आगे करते हैं और भाषा का क्रम बताएंगे, भाषा विकास का क्रम बताएंगे कि भाषा किस क्रम से हम सीखते हैं, भाषा का जो क्रम है किस प्रकार है। ये आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।